बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव के पोर्शन को डिस्कस किया, जिसमें हमने नज़म के ख़ुलासे, सबक के ख़ुलासे, इक़्तिबास की तशरीह और ख़त को डिस्कस किया। अब सेकंड पोर्शन में हम रिमेनिंग सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो आएँ अब हम अपनी आंसर शीट की तरफ चलते हैं और इनको सॉल्व करने के कवायद, टेक्निक्स और जो प्रिकॉशंस हैं उनको ज़ेर बहस लाते हैं। तो आएँ हम अपनी आंसर शीट की तरफ हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपने नज़म के ख़ुलासे नात को डिस्कस किया। उसके बाद हम अपने अपने ख़त को डिस्कस किया, जिसको हमने 1.5 सफ़ात का लिखा। उसके बाद हमने सबक के ख़ुलासे को डिस्कस किया और हमने कहा कि इसको हमने 2 से 3 सफ़ात पर लेकर जाना है और इसमें हमने एक सफ़े पे 3 पैराग्राफ बनाने हैं। इसके बाद हमने इक़्तिबास की तशरीह को डिस्कस किया। हमने बस तशरीह को 3 सफ़ात पर लेकर गए। ये हमारे पास एक जामे और बेहतरीन तशरीह थी। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पोर्शन हम डिस्कस करते हैं वो बेसिकली हिस्सा अव्वल का सवाल नंबर 2 है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक अलिफ़ और बे। अलिफ़ हिस्से में हमने नज़म के अशार की तशरीह करनी होती है और बे हिस्से में गज़ल के अशार की तशरीह करनी होती है। अब नज़म के अशार की तशरीह, एक ही नज़म में से 2 अशार हमारे पास दिए जाते हैं और हमने उन दोनों अशार की तशरीह करनी होती है। अब नज़म के अशार की तशरीह में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन ये पाई जाती है कि कई एग्ज़ामिनर्स का ख़्याल है कि हमने इन नज़म के अशार की तशरीह अलग-अलग करनी है और कई का ख़्याल है कि इकट्ठी करनी है। तो लिहाजा जो जामे और बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है कि हम इन अशार की तशरीह इकट्ठी करें, क्योंकि दोनों अशार एक ही अनवान के गिर्द घूमते हैं और एक ही शायर के ज़रिए एक ही अनवान की अक्कासी करते हैं और इन दोनों में जो हासिल कलाम है वो सेम ही होता है। लिहाजा हम इन अशार की इकट्ठी तशरीह करें। नज़म के अनवान का 1 नंबर होता है, शायर के नाम का 1 नंबर होता है। तशरीह को अगर हम इसका मायार देखें तो हम इसका कम से कम इसके तशरीह है जो वो 4 से 5 सफ़ात पर लाजमी होनी चाहिए। हर सफ़े पर हमने 2 से 3 पैराग्राफ बना लेने हैं और नज़म के जो अशार की तशरीह है इसमें हमने मुनासिब अशार, अक़वाल, अगर ज़रूरत पड़े तो कुरानी आयात और अहादीस से भी इसका भी इस्तेमाल करना है और ताकि हमारी जो तशरीह है उसको 4 चाँद लग जाएँ और एग्ज़ामिनर हमें फुल मार्क्स दे। तो लिहाजा इस तरीके से हमने बेहतरीन से अपनी तशरीह करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा चौथा सफ़ा है तशरीह का और हमने इंतहाई खूबसूरत तरीके से इस तशरीह को लिखा है। उसके बाद हमने आखिरी सफ़े पर 2 हवालाजात दिए हैं, एक अशार, एक शेर है और एक हमारे पास हदीस है। तो इस तरीके से हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी नज़म के तशरीह को हल करना है और इसमें से हमारे पास 8 नंबर एग्ज़ामिनर ने हमें दिए हैं और इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आते भी इतने हैं। अगर किसी ने बहुत ही एक्सीलेंट लिखा हो तो इसमें से मैक्सिमम 9 मार्क्स दे देता है एग्ज़ामिनर, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 8 आते हैं अगर आपने जामे तशरीह लिखी है। इसमें बेहतर यह है कि आप जो अपने अहम नुकात हैं उनको अंडरलाइन कर दें ताकि एग्ज़ामिनर आपके नुकात को पढ़कर आपको पूरे नंबर दे दे। याद रखें कि उर्दू का सारा पेपर नहीं पढ़ा जाता बोर्ड में। जो बोर्ड एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो आपके इन अक़वाल, इन हदीस अशार को पढ़कर आपकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो पर्चे को एक बार में परख लेते हैं और आपकी सारी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं और पहले ही ज़हन बना लेते हैं कि हमने इस बच्चे को कितने नंबर देने हैं। लिहाजा आप अपने अक़वाल और जो अहादीस, आयात जो आपने तशरीहात में ऐड करनी है उन पर आप ख़ासी गिरफ्त रखें ताकि आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बेहतरीन मार्क्स के हसूल में कामयाबी हासिल कर सकें और मेरिट पर आएँ। तो आए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास अगला सवाल है वो सवाल नंबर 2 का बे पोर्शन है, जिसमें हमने गज़ल के अशार की तशरीह करनी है। तो अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शायर का नाम हर शेर से पहले लिखते हैं। चूँकि गज़ल के अशार की तशरीह में हमारे पास 3 अशार दिए जाते हैं और हर अशार की हमने तशरीह करनी होती है और करते क्या हैं कि इस शेर से पहले भी यहाँ पर नज़म के शायर का नाम लिखते हैं, फिर उससे अगले शेर से पहले शायर का नाम लिखते हैं। तो ये सरासर गलत है। आप गज़ल के अशार की तशरीह की हेडिंग दें, उसके बाद शायर का नाम लिखें, मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, उसके बाद आप अशार का नंबर दें, शेर का नंबर दें और इसकी तशरीह शुरू कर दें। और याद रखें कि गज़ल में हर शेर की तशरीह अलग-अलग करनी है, क्योंकि गज़ल का हर शेर
अपनी जुदागाना पहचान रखता है और जुदागाना मानी होते हैं। एक शेर में अगर एक मानी है तो मे भी पॉसिबल है कि दूसरा शेर उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में हो, लिहाजा ये सरासर गलत है कि हम गज़ल के अशार की इकट्ठी तशरीह करें। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखें तो यहाँ पर गज़ल के 3 अशार दिए जाते हैं और हमने इनकी तशरीह करनी है, लिहाजा बेहतर तरीका ये है कि हम एक जो शेर है उसकी तशरीह हम 2 सफ़ात पर करें और हर एक शेर की तशरीह में हम 3 हवालाजात लाजमी दें, एक पहला सफ़े में और 2 हवालाजात हम दूसरे सफ़े में लाजमी दें। इससे हमारे तशरीह पर बेहतर असर पड़ता है और एग्ज़ामिनर भी खुश हो जाता है। तो लिहाजा इस तरीके से हमें अपनी बेहतरीन गज़ल के अशार की तशरीह करनी है। तो आए अब हम दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने शायर की हेडिंग, शायर का नाम नहीं लिखना, हरगिज़ नहीं लिखना। तशरीह करने का एक जो तरीक़ाकार है, टेक्निक, वो ये है कि तशरीह में सबसे पहले आप जो शायर है उसका थोड़ा सा तारुफ़ बता दें। मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब का जैसे यहाँ पे तारुफ़ बताया गया है कि वो पाया शायर हैं, उनके शायरी के उन्वानात क्या हैं। और ये गालिब का एक मशहूर शेर है, गंजीना मानी का तलस्सुम इसको समझिए, जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशार में आवे। अब ये गालिब का शेर है तो इसको हम गालिब की जो फोर साइटेडनेस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अशार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने दूसरे शेर की तशरीह मुकम्मल की। तो अब हम अपने तीसरे शेर की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपने तीसरे शेर की तशरीह मुकम्मल की। हमने इसमें पैराग्राफ्स बनाए, तो इसमें हवाला जात दिए। तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनर ने हमें खुश होकर 9 नंबर दिए हैं। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी इतने मार्क्स ज़रूर मिलेंगे और आप भी उर्दू के पर्चे में कामयाबी और कामरानी हासिल करेंगे। तो आए जिस सवाल की तरफ अब हमने आगे बढ़ना है वो हमारे पास मज़मून है और ये हमारे पास आखिरी सवाल है 12वीं जमात के पर्चे का। ये सवाल 20 नंबर के हामिल होता है और इस सवाल में स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि इसकी लेंथ को छोटा कर देते हैं। इसमें अहवाल या अक़वाल, आयात, हदीस जो पूछी जाती हैं, जो डिमांड करता है, जो मज़मून का उन्वान है, जो टॉपिक है वो डिमांड करता है, वो हम नहीं लिखते। लिहाजा इस वजह से भी इसमें मार्क्स की डिडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लिहाजा जो एक आइडियल मज़मून है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कम से कम 8 सफ़ात और जो मैक्सिमम है वो 10 से 11 सफ़ात तक लाजमी जानी चाहिए। 10 सफ़ात एक आइडियल ऐसे की लेंथ है। इससे ज़्यादा भी लिखा जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा लिखने में हमारा टाइम ज़ाया होता है और हमारे पर्चे के बाकी सवालात के लिए वक्त की कमी आती है। लिहाजा एक आइडियल ऐसे की जो लेंथ है वो 10 सफ़ात है और इसको अगर हम करने के टाइमिंग नोट करें तो ये हमारे पास मैक्सिमम 15 मिनट्स डिमांड करता है और हमने इसके लिए 50 मिनट्स निकालने होते हैं। हमने हर सफ़े पर 2 हवाला जात लिखने हैं, दरमियान में एक पैराग्राफ लिखना है, बेहतरीन पैराग्राफ लिखना है। नज़म हमारे पास हमने इस मज़मून में मुश्किल वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि अपने रोज़मर्रा की जो बेहतरीन लैंग्वेज है, जो महज़्ज़ब एक लैंग्वेज है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। और हदीस और अगर आयात इसमें आती हैं तो हमने इसका हवाला भी देना है। अशार भरपूर तरीके से लिखने हैं, उसके रेलिवेंट जितने भी हमें नॉलेज है उन सब को हमने इसमें बेहतरीन तरीके से बयान कर देना है। तो इससे हमारे पास एक जामिया मज़मून तहरीर हो जाएगा। और मज़मून को करने में जो एक बात है याद रखनी है वो ये है कि हमने मज़मून को पहले आगाज़ ही में हमने मज़मून का अनवान से शुरू नहीं करना, बल्कि हमने पहले इसकी तमहीद बतानी है कि मज़मून को किस तरीके से शुरू करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने स्लोली करके उस मज़मून के टॉपिक की तरफ आना है। 2 से 3 सफ़ात में हमने उसका आगाज़ भी लिखना है। फिर मज़मून के टॉपिक की तरफ आकर उस टॉपिक को हमने 6 सफ़ात में एक्सप्लेन करना है और फिर अचानक ही हमने मज़मून के अख्ताम पर नहीं चले जाना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके मज़मून के अख्ताम पर जाना है और उसको बेहतरीन अख्ताम करना है मज़मून का। हमारे पास जो इसका आगाज़ अख्ताम वो बेहतरीन होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह एग्ज़ामिनर हमारे ऐसे से ज़रूर मुतासिर होगा और हमें बेहतरीन मार्क्स देगा। ऐसे में मैक्सिमम मार्क्स आते हैं वो 16 हैं और यहाँ पर जो ऐसे है वो 7 सफ़ात का दिया गया है, लेकिन एक जो आइडियल जैसा कि मैंने बताया कि उसकी लेंथ जो है वो 10
सफ़ात है, लिहाजा आपने 10 सफ़ात का ऐसे ज़रूर लिखना है। और अगर कम से कम जो है वो 8 सफ़ात का तो लाजमी लिखना है। ये तो इससे आपका ऐसे शानदार ऐसे लिखा जाएगा और आप उर्दू के पर्चे में बेहतरीन मार्क्स हासिल करने में कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उर्दू के कंप्लीट पेपर पैटर्न को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने उर्दू के किस पर्चे को किस सवाल को किस तरीके से हल करना है, आंसर शीट पर कब और कैसे लिखना है, इसको हमने डिस्कस किया। हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी, इसके 2 पोर्शन थे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि तालीम का सिलसिला आगे बढ़ता रहे और उर्दू के पर्चे में किसी दूसरे तालिब इल्म को कोई मुश्किल पेश ना आए। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में आपको कामयाब हुआ हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, उर्दू की मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।